हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। चलिए हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का जो सीरीज चल रहा है इसकी वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज देखने वाले हम लोग सेट नंबर 73 से लेके 78 तक के सारे विज्ञान के प्रश्नों को। ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सब मॉडल सेट से हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और पहले आ चुके हैं, उन्हीं को इस मॉडल सेट में समाहित किया गया है। तो ये एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम में आपको काम करने वाला है। जिस भी एग्जाम में विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी मॉडल सेट से होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 73 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये 17 मीटर या फिर 16.7 मीटर ये एक्चुअल होता है और 17 मीटर अप्रॉक्स मान लिया जाता है। तो यह क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है। तो जब आवाज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी होम थिएटर से हो, डीजे से हो या फिर खुद बोल के हो, यदि वापस हमारी आवाज़ टकरा करे किसी सतह से वापस हमें सुनाई दे, इसी को इको कहते हैं। तो अक्सर गाँव में ऐसा आप लोग देखते होंगे, कुएं के पास यदि जाके और कुएं के अंदर ऐसे मुंह करके आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ वापस आती है। क्यों? क्योंकि कुएं की गहराई जो होती है वो लगभग 17 मीटर होती है, इसलिए वहाँ से टकरा करके और आवाज़ आपका वापस आता है, तो वही इको साउंड होता है। तो इसी इको से बचने के लिए कई बार देखते हैं आप लोग हॉल में गए होंगे मूवी देखने, तो उसके सतह जितने दीवारें होती है या फिर जो नीचे का सतह होता है उस पर गद्दा लगा दिया जाता है ताकि वो आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले, टकरा के वापस ना आने दे। नहीं तो पता चलेगा एक वो बात हीरो बोला वही दिन भर सुना रहा है ओकरा में इको होके। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जितनी भी सतहें होती है मतलब हम ये क्या कहता है सिनेमा हॉल में, उसको पूरी तरह से अवशोषक बना दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। पारा किस ताप पर जमता है। जो पारा होता है दोस्तों -39 डिग्री टेम्परेचर पे जम जाता है। अल्कोहल किस ताप पर जमता है। तो अल्कोहल -115 डिग्री टेम्परेचर पे जमता है। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है। देखिए, ठोस माध्यम में चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है और द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ये संवहन विधि से होता है। एक्चुअली जब हम ठोस को गर्म कर रहे होते हैं तो उसके एक एक पार्टिकल जो होते हैं वो आकर के दूसरे पार्टिकल को गर्म करते हैं। लेकिन द्रव में जब देखते हैं, जैसे पानी को आप गर्म करते हैं तो नीचे वाला पानी ऊपर, ऊपर वाला पानी नीचे, ऐसे घूम घूम के गर्म होते रहता है। और जो सन से आपका लाइट आता है पृथ्वी तक, वो रेडिएशन के माध्यम से आता है। तो ये होता है ऊष्मा के संचरण का कुछ रूल्स। बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल आपका संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, जिसको इंग्लिश में आप लोग रेडिएशन कहते हैं। कोबाल्ट 60 जो है उसका आमतौर पर प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज़ के चिकित्सा के लिए। तो ये कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग करते हैं, उसमें क्या होता है गामा किरणें निकलती है और इन्हीं गामा किरणों का हम लोग उपयोग कर लेते हैं आपके चिकित्सा में। पढ़ते हैं आगे। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण यानी कि उसको देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी है। उस एंडोस्कोपी को किस यंत्र के सहारे किया जाता है। तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो होता क्या, एक्चुअली एक पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप नुमा संरचना होती है और ये काफ़ी पतली होती है और ये एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर होती है। इस ऑप्टिकल फाइबर का जो खोज है वो किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, वो भी इंडिया के ही थे। तो इसी में से लाइट के रेज को भेजा जाता है और ये ऐसे टकराते हुए और इधर निकल जाती है। इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है इन रेज का, जितने एनर्जी से जाती है उसी एनर्जी से वापस बाहर भी निकल जाती है और इससे हम पूरा का पूरा पेट को अंदर तक देख पाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे अक्सर पूछी जाती है। जैसे आप लोग गर्मी के दिनों में रोड पार कर रहे होते हैं तो रोड पे कई बार सामने दिखता है कि पानी लगा हुआ है, तो किस वजह से हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हो रहा है। कई बार बहुत वीराने आप जंगल में चले जाएंगे, फिर रेगिस्तान में चले जाएंगे और कोई पेड़ होगा बहुत दूर पे, वो लगता है उल्टा दिखाई देता है गर्मी के दिनों में। तो वो क्यों उल्टा दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं हो पाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी वजह से बर्नौली के प्रमेय से ही आपका जो छत के ऊपर कराकट लगा होता है, फिर कोई आप पतला सा प्लास्टिक वगैरह दे के रखते हैं, वो उड़ जाता है आंधी आने पे।
या फिर जो बॉल स्पिन करता है, घूमता है बॉल और बॉल जो फेंकता है, स्विंग करता है, तो किस वजह से? बर्नौली के प्रमेय के कारण ही स्विंग कर पाता है। यदि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन होगा किसी प्रकार का किसी भी सेट से, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट, मतलब जितने रोगी होते हैं, यदि उसका एक्सरे किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो बेरियम का क्रीम होता है वो आपके पेट पर लगा दिया जाता है और तब डॉक्टर आपका एक्सरे या फिर वो अल्ट्रासाउंड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरियम जो होती है एक्स किरणों का जो एक्सरेज निकल रही हैं, उनका एक अच्छा शोषक है। इससे चित्र जो होता है पेट में वो साफ दिखाई देता है, मतलब उतने दूर में वो स्पष्ट करके दिखा देता है, जिसलिए बेरियम का हम लोग उपयोग करते हैं। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, धुलाई का जो मशीन, जो कपड़े धोने वाली मशीन है, वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। मैंने पिछली वीडियो में एक में डिटेल से बताया, आप जाके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। हमने लगभग 11 वीडियो पहले कर रखे हैं और ये मैंने अपने चैनल में फर्स्ट प्लेलिस्ट जो होगा आपका उसी में डाल रखा है। पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर पेरियोस्कोप आपका कार्य करता है। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। यदि किसी बर्तन में हम पूरा रूप से पानी भर दिया और उसमें आप डाल दिए बर्फ, तो बर्फ पानी पे तो तैरेगा। यही अल्कोहल होगा तो उसमें बर्फ डूब जाएगा। अब क्यों डूबेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसको बता रखा है। दूसरी बात, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका केवल एक भाग ही ऊपर तरफ तैरते रहता है, बाकी 9 भाग जो होता है वो डूबा रहता है। तीसरी बात, जब पानी में बर्फ तैर रहा होता है या फिर कोई भी चीज़ जब पानी पर तैर रही होती है, उसका मतलब होता है कि वो अपने द्रव्यमान के बराबर वहाँ से पानी को हटा चुका है पहले ही। यही वजह है कि बर्फ का टुकड़ा जब पानी पर तैर रहा होता है तो अपने द्रव्यमान के बराबर वो पानी ऑलरेडी हटा चुका होता है, इसलिए उसके पिघलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बर्फ, मतलब पानी, वो बर्फ पिघल भी जाएगा तो पानी का लेवल सेम बना रहेगा। कई लोग इसमें गलती करते हैं कि पानी का तल उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का जब परिक्रमा करेंगे या फिर किसी जगह परिक्रमा करेंगे आप, तो आपका भार अंतरिक्ष यान में 0 हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यदि नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया था, क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो फोटो उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। साफ आने की तो बात छोड़ दिया, आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश लौट के वापस हो जाएगा, इसलिए काला कर दिया जाता है। क्योंकि काला रंग जो होता है वो सारे प्रकाश को शोषित करने का दम रखता है। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों को प्रतिध्वनियों के अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग पर आधारित होती है क्या? अल्ट्रासाउंड। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह कार्य है किसका? प्रकाश विद्युत सेल का, जो सौर सेल होते हैं। उस ग्रह का नाम बताए जो पश्चिम में उदय होता है। तो शुक्र जो होता है ये पश्चिम में उदय होता है, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। इसका एक नाम और उपनाम क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र है। इसको पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं या फिर जुड़वा बहन कहते हैं। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो जाए, यानी कि उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है बल्ब के अंदर, इस तरह का स्प्रिंग होता है ना, ये वाष्पीकृत होकर टूट न जाए, इसके लिए इसमें अक्रिय गैस भर जाते हैं। और ये जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। उस टंगस्टन का सिंबल होता है W। ये 3200 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बाद पिघलना शुरू होता है। भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में, ताकि उनका पार्ट्स जो हो वो घिसे नहीं, उसके लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं ताकि वो स्मूथ चल सके। ध्रुव तारा किस तारामंडल में, जिस तारामंडल में, उस तारामंडल का नाम क्या है? तो उसको अर्सा माइनर या फिर उर्सा माइनर कहते हैं, ठीक है। एक उर्सा मेजर होता है, एक उर्सा माइनर होता है। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकार का तारा है। हमारे सूर्य से भी बड़े बड़े आकाश में तारे हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में जो नाविक होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है SONAR, फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये मतलब
अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और वो टकरा के वापस आता है, तब कैलकुलेट करके पता लगाया जाता है कि अंदर में कुछ है या नहीं। इसी से रीज वगैरह जो होते हैं, जिसको कटक कहते हैं हिंदी में, उसको पता लगाया जाता है समुद्र के अंदर, तब जाके जहाज चलाया जाता है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे, जिसको स्लीपर कहते हैं, क्यों बिछाए जाते हैं? देखिए, पहले लकड़ी के पटरे होते थे, आजकल तो वो सीमेंटेड हो गए हैं। तो ये स्लीपर्स क्यों बिछाए जाते हैं? पटरियों पे जब आप चलते होंगे कई बार, तो देखते हैं जो नीचे जो सीमेंट का लगा होता है सीढ़ी जैसा, वही उसी को स्लीपर कहते हैं। और उस पर आपका पटरी कसा होता है, उसको रेल कहते हैं। और जो उस पर गाड़ी दौड़ती है उसको रेलगाड़ी कहते हैं। रेलगाड़ी एक्चुअली वो गाड़ी को नहीं कहते हैं, उसको केवल हम लोग गाड़ी कहते हैं, और रेल जो बिछा होता है उसको रेल कहते हैं। तो उसमें वो स्लीपर के साले बिछाए जाते हैं। तो रेलगाड़ी के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसको घटाया जा सके, उसको मतलब इस तरह का रेल बिछा हुआ है इस तरह से, तो ये दाब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए इसको बिछाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो जो भी आपके कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनमें विद्युत कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो सौर सेल लगे होते हैं उसमें। वर्ष 1910 से लेकर 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है? तो ये हेली धूमकेतु है। बढ़ते हैं आगे। सूर्य के अलावा हमारी आंखों को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? तो ये अल्फा सेंचुरी है। इसके बाद यदि ऑप्शन में ना देवे तो फिर आप लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी लगा सकते हैं। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? जिसको आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आकाश गंगा या फिर मिल्की वे कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट की ओर। यह है सेट नंबर 75। आप लोग सामने बुक रखे होंगे और इसमें से देख के पढ़ रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? देखिए, इससे 4.2 वर्ष जो है वो टाइम लगता है। सूर्य के अलावा जो निकटतम तारा है, यानी कि जो आपका अल्फा सेंचुरी है, वहाँ से यहाँ तक प्रकाश आने में। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक आपका होता है प्रकाश वर्ष। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से करते हैं? तो ये यूरेनियम विधि से करते हैं, और जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो आप रेडियो डेटिंग विधि से करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्यों? एक पावर सॉकेट पर जैसे एक आप सॉकेट लगा दिए, उसी में आप टीवी भी लगा दिए, उसमें फ्रिज लगा दिए, उसी में मोबाइल चार्ज में लगा दिए, उसी में आप टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, सब कुछ एक ही सॉकेट से कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसमें अति तापन के कारण, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण बिजली की वायरिंग जो होगी वो खराब हो जाएगी, यानी उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, वो अति तापित हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इस कारण बिजली का वायरिंग खराब हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? देखिए, ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होने पर वो अपने आप को तोड़ लेता है। वो एक्चुअली शीशा और टीन का बना होता है, इसका गलनांक काफ़ी निम्न होता है और उसका जो प्रतिरोध होता है काफ़ी उच्च होता है, जिस कारण वो ज़्यादा जब उस पर प्रेशर आएगा तो वो अपने आप को तोड़ लेगा और आपके पूरे घर के अप्लायंस को बचा देगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि मोटा ने तार पूरा लेके कस देगा फ्यूज में, अरे गधावा, पता चलेगा पूरा घर उड़ गया लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा। फ्यूज इसी लिए तो बनाया गया है कि पतला सा तार उसमें लगा वो गल के टूट जाए, तो नहीं, ये सब रोज से मतलब रोज के झंझट से बचने के लिए पूरा घर जल जाए लेकिन फ्यूज नहीं उड़े, मोटा ने तार लेकर कस देता है, इसे मत करना। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र कौन से हैं? तो फैदोमीटर जो होता है इसको समुद्र की गहराई मापने में यूज करते हैं। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? जो 3D में पिक्चर्स बन रहे हैं इसको हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। विद्युत परिपथ में संधारित्र यानी कंडेंसर जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। देखिए, जो आपका पंखा होता है उसमें एक ऐसा मतलब सिलिंड्रिकल एक कंडेंसर लगा होता है। ये क्या करता है कि आपके पंखे को चलने के लिए एक बार में मतलब शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो एक्चुअली लाइन से मिल नहीं पाता, करंट को एक बार जब प्रवाह करेंगे तो उसे मिल नहीं पाता है। तो कंडेंसर जो होता है अपने पास कुछ एनर्जी को बचा के रखता है और फर्स्ट बार में उसी एनर्जी से उस पंखे को स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली वो स्टार्टर का काम करता है, वो अपने अंदर विद्युत आवेश को स्टोर करके रखता है, तो उससे पंखा आपका चलने लगता है, फिर अपना लाइन से चलने लगता है। और जब लाइन कट जाता है तो फिर से उसके अंदर करंट कुछ बचा रह जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि बिजली मिस्त्री उसको चेंज कर देता है जब आपका पंखा धीरे चलने लगता है, तो एक्चुअली वो पावर को स्टोर नहीं कर पाता है तो धीरे चलने लगता है पंखा उसके बाद।
उसको हिलाना पड़ता है। कई बार लोग बांस उस लेके पूरा घुमाते रहता है। लॉज में अक्सर ऐसा होता है कि लड़का को डंटा रख ले रहेगा, लेके से घुमा देगा तब पंखा चलने लगेगा। तो उसमें क्या दिक्कत क्या है कि आपका कंडेंसर खराब हो चुका है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? क्योंकि स्त्रियों का जो आवाज़ होता है उसका फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो होता है काफ़ी हाई होता है, जिस कारण उनका आवाज़ पूरा एकदम श्रिल निकलता है, पूरा टाँ टाँ सुनाई देगा। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो जब 30 डिग्री का टेम्परेचर रहे और वायु में आर्द्रता रहे, आर्द्रता मतलब नमी रहे, तो उस समय ध्वनि जो होगा उसका वेग उच्च होगा। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उसमें अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण, स्प्लिट हो जाता है। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है। किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल का उपयोग दिखाई देता है, और जब सूर्योदय होता है उसके ठीक बाद, सूर्योदय हुआ और जब सूर्य निकलने तो लाल दिखाई देगा। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हेड लैंप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें परावलयिक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक्चुअली अवतल दर्पण होता है लेकिन वो पराबोलिक होता है, ध्रुवण कर दिया जाता है थोड़ा सा। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में। बढ़ते हैं हम लोग अगले मॉडल सेट की ओर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि नए हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, मन हो तो, ना मन हो तो कोई बात नहीं है, मारने थोड़ा ना जा रहे हैं आपको। मॉडल सेट नंबर 76। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे का दृश्य हमको स्पष्ट दिखे और ज़्यादा दूर तक का दिखे, इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पता चलेगा अवतल दर्पण लगा दोगे ना तो एक के गड़िया दिख रहा है, पूरा बड़ा दिख रहा है, तो पता चलेगा आके पीछे से को ठोक दिया। तो पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। छोटे से जगह में बहुत बड़ा सा दृश्य दिखा पाता है हमको। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु व्यक्ति की लंबाई की आधी शीशा होनी चाहिए। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पूर्ण ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब पूर्ण ग्रहण होता है तो देखिए इस तरह का होता है। ये मान लेते हैं कि सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, और जब ग्रहण लगेगा तो इसमें क्या होगा कि इतना भाग इसका ढक जाएगा। क्या दिख रहा है आपको बाहर से? ये लाल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये रिंग के समान दिख रहा है। इसी रिंग को कोरोना या किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं। ये कब दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग गया हो। रेडार का प्रयोग क्या है? वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान करने और उसकी स्थिति को निर्धारण करने, मतलब कहाँ है और क्या है, ये दोनों चीज़ों कौन बता देता है? रेडार बता देता है। रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का क्या कारण है? जो थर्मस होते हैं, इस तरह का एक मिल्टन वगैरह का थर्मस आता है, बहुत हाई फाई लोग उसको देखते हुए रखते होंगे। तो इस तरह का थर्मस होता है जो स्टील का दिखता है आपको। तो इसमें ठंडा चीज़ रखिएगा तो ठंडे रह जाएगा, गर्म चीज़ रखिए तो गर्मे रहेगा कुछ देर तक। क्या ऐसा होता है भाई? तो चूँकि इसमें जो दोनों दीवारें हैं, यहाँ पे दोहरी दीवारें होती है। देखो, एक दीवार तो अंदर से हो गया, ये लाल वाला एक बाहर से दीवार है। इन दोनों दीवारों के बीच का जो सतह होता है, इस पर एक तो रजत लेप होता है यानी कि सिल्वर का लेप होता है, और दीवारों के बीच में निर्वात रख दिया जाता है, मतलब किसी तरह कोई सुचालक नहीं रखा होता है, कुचालक भर दिया जाता है या फिर निर्वात छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से हीट का ट्रांसफर एक से दूसरे वाले लेयर में नहीं जाता है, जिस कारण वो ठंडा है तो ठंडा दिखाई रहता है और गर्म है तो गर्म रहता है। रेफ्रिजरेटर का हिमकरण कक्ष यानी कि फ्रीजर हमेशा ऊपर क्यों लगाया जाता है, इसको नीचे क्यों नहीं लगाया जाता है? जो फ्रीजर होता है फ्रिज में, वो क्या करते हैं, जैसे नीचे में कम तापमान रहता है तो पानी वगैरह रखते हैं और ऊपर बर्फ जमाते हैं। तो इसका वजह क्या है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। क्योंकि होता क्या है कि नीचे में यदि ठंडा कर रहा है, क्योंकि देखिएगा नीचे में गैस निकल रहा है तो ठंडा कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि नीचे से वो वायु उड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाकर पूरी तरह से उसको जमा देगा। इस वजह से जो फ्रीजर होता है वो ऊपर लगाया जाता है। अपहेलियन क्या है? सूर्योच्च कहते हैं। देखिए, अपहेलियन का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिक दूरी हो,
और एक होता है परहेलियन, जिसका मतलब होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी हो। देखिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, और ये जो पृथ्वी के घूमने का पाथ है ऐसा होता है। और पृथ्वी मान लीजिए यहाँ घूम रही है, तो पृथ्वी यहाँ से घूमते घूमते यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में काफ़ी लंबा दूरी है, तो ये जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं अपहेलियन। और देखिए ये जो दूरी है ये काफ़ी आपको नज़दीक दिख रही होगी, ये दूरी आपको नज़दीक दिख रही होगी, तो इसको परहेलियन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। जो दूर है वो आपका अपहेलियन हो गया, और जो नज़दीक है उसको परहेलियन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा में वह बिंदु जब अधिकतम दूरी पर हो उसे सूर्योच्च कहते हैं, और जब नज़दीक हो तो उसको परहेलियन कहते हैं। उच्च या एपोजी क्या है? चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को अपोजी कहते हैं, या फिर इसको उच्च भूमि कहते हैं। EEG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ यूज किया जाता है? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और EEG जब कहे तो इसको मस्तिष्क में उपयोग करते हैं जांच करने के लिए, और EC जब कहे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो उसका यूज हम लोग हृदय को जांच करने के लिए करते हैं। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। ECG, सी जहां भी आया वो कार्डियो है, और कार्डियो है तो हृदय संबंधित है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है। कंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता जो होती है उसकी होती है क्यूरी, और रेडियो एक्टिविटी जो है उसका बेकरेल होता है, याद रखिएगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो जितना भी हम लोग खाना खाते हैं वो जब ऊर्जा बना के हमारे शरीर के अंदर स्टोर होता है तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? तो उसको कहते हैं कि हमारे अंदर इतना कैलोरी ऊर्जा आ गया। बढ़ते हम लोग मॉडल सेट 77 की तरफ। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सेट होने वाला है, तो सुनिएगा ध्यान से। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? तो जल में हम लोग जो तैरते हैं तो वहाँ पर दो नियम लग रहे होते हैं। एक तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लग रहा होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या कहता है कि आपको यदि पानी पर तैरना है तो आपको अपने द्रव्यमान के बराबर वहाँ से पानी हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हाथ और पैर चला रहे होते हैं ताकि हाथ और पैर से जितना हमारा वजन है उतना पानी हट सके, तो इसलिए आप तैर पाते हैं। और उस हाथ पैर को चला के जब पानी आप हटा रहे होते हैं वहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, यानी कि आप क्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया में पानी वहाँ से हट रहा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा? शरीर का वजन सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होगा, और सबसे कम कहाँ होगा? तो ये विषुवत रेखा पर होगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, इस कारण पाइप इसके फट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जाड़े के रात में जो बर्फीले क्षेत्र हैं खास करके उनमें लोहे का पाइप लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पाइप पे जो वायरिंग होता है उसमें लोहे का पाइप लगाया जाता है, प्लास्टिक का पाइप नहीं लगाया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक के पाइप में जब पानी जमेगा और उसका आयतन बढ़ेगा तो प्लास्टिक के पाइप को तुरंत फाड़ देगा, इसलिए अब लोहे का पाइप वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ताप आयतन कम रहता है यहाँ पर हमें जरूर बताएंगे। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए, जो नेचुरल पानी है उसमें कोई अंडा डाला जाए तो वो डूब जाता है, पर यदि पानी में नमक मिला दिया जाए और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो अंडा उस पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, चूंकि उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि बर्फ पानी से तो हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है, जिस कारण से वो अल्कोहल में डूब जाती है। बांध के नीचे का जो दीवार होता है वो मोटा बनाया जाता है, लेकिन गहराई मतलब ऊपर का पतला होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, बांध कुछ इस तरह का होता है। इस तरह कुछ बांध होता है। देखिए, नीचे की दीवारें आपको मोटी दिखाई दे रही होंगी और ऊपर की दीवार पतली हो गई। तो नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है भाई? तो नीचे की दीवार मोटी बनाने के पीछे का कारण है गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ते जाता है। देखिए, पानी यहाँ पे भी है, इसके ऊपर एक लेयर पानी है, फिर इसके ऊपर लेयर पानी है, फिर इसके ऊपर लेयर पानी है, फिर इसके ऊपर लेयर पानी है। तो ये पूरे पानी का दबाव इस नीचे वाले पर तो ज़्यादा बन रहा होगा ना, तो नीचे वाले पर जब दबाव ज़्यादा बनेगा तो ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा।
तो इस वजह से नीचे के दीवार को मोटा कर दिया जाता है ताकि ऊपर का जितना पानी का फोर्स है वो उसको सहन कर सके। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? क्योंकि निचले तल पर दाब अधिक होने से उसका गलनांक घट जाता है और वो वहीं से पिघलना शुरू कर देता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तब तो सर्वाइव कर पाता है। आप इस धरती पर सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अपने आस पड़ोस जितने भी आपके दुश्मन हैं उन सब पे भारी पड़ रहे हैं, तब आप धरती पर जी रहे हैं। यदि वो लोग आप पे भारी पड़ जाए तो तुरंत आपको मार काट के रख देगा, मुआ देगा। तो यही होता है पानी के बुलबुले के साथ। जो साबुन का बुलबुला है उसके अंदर जितना हवा का प्रेशर है वो वायुमंडल जितना प्रेशर लगा रहा है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तब जाके वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा तो वायुमंडल का प्रेशर उसको दबा के चाँप देगा, मतलब उसको फोड़ देगा। इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला क्यों फूलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा उसका दाब है, इस कारण वो फूल रहा है। इसी कारण से जो हम लोग बैलून छोड़ते हैं हवा भर के, गैस भर के, तो वो हवा में ऊपर की तरफ जैसे ही उड़ के जाता है ना तो ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जब तक था उसके अंदर जो हवा भरा हुआ था वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा था, इस कारण नीचे का काम चल रहा था। जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वहाँ जाके वायुमंडलीय दाब एकदम कम हो जाता है और इसका अपने आप का जो बल होता है वो इससे सहन नहीं हो पाता है। नहीं जानते हैं कि जितना कमज़ोर लोग होता है ना वो ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो वही स्थिति उसका है। ऊपर जैसे पहुँचता है ना तो इसको लगता है कि अब हम ही हैं, तो ले अपने बल से अब नहीं फट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है? यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से उठा के बाकी चीज़ को बाहर फेंक दे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जो बाहर से अंदर की तरफ लेके आए उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल, यानी जो सेंटर में लाके पीट कर रख देवे वो सेंट्रीपीटल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो तो कम मालूम पड़ेगा, टूट जाए तो जीरो हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये आपका मॉडल सेट नंबर 78, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस पूरे वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट मिले होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई गेंद कहाँ जाएगा? यदि कोई सैटेलाइट घूम रहा है उसमें से कोई गेंद को बाहर गिराया तो गेंद कहाँ जाएगा? तो गेंद जो है वो भी उसी कक्षा में घूमने लगेगा। ध्यान रखिएगा, वो नीचे ऊंचे नहीं गिरेगा, वो भी उसी कक्षा में घूमने लगेगा। एक लिफ्ट में, अच्छा ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन बता दिए हैं, झूला वाला मैंने बता दिया है पहले ही। बढ़ते हैं आगे। केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। क्योंकि केल्विन जो होता है वो ध्यान रखिएगा बस बेसिक, क्योंकि 273 से तो शुरू ही होता है और 37 डिग्री हमारा ऑलरेडी टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 37 डिग्री जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, ध्यान रखिएगा 10 से 0 तक हम ठंडा करके जल को ला रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और उसके बाद फिर आयतन बढ़ने लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 तक कम होगा और उसके बाद बढ़ने लगेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाएगा। कैसे? जैसे 2 टुकड़ा लीजिए बर्फ का, इन दोनों को आपस में रख के और दबा दीजिए कस के, तो जो पहले अब गल रहे थे अब उसके गलना थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। सॉरी, गलनांक कम हो जाएगा मतलब क्या होता है कि वो जल्दी गलना शुरू हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। कौन? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी कि पायरोमीटर। इसी से सूर्य का तापमान मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापते हैं। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया, देखिए वहाँ पर 10 से 0 किया जा रहा था, यहाँ पे 0 से 10 तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो पहले आयतन घटता है और उसके बाद बढ़ने लगता है, ध्यान रखिएगा।
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई यानी कि जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अव्यवस्थित हो जाता है, मतलब कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ऐसे हो जाता है। एक धातु की गेंद ठोस के अंदर कोटर है, ठोस गेंद है उसके अंदर मतलब होल है, ठीक है, खाली है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर यानी कि जो खाली भाग है उस पर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सूर्य विकिरण में कौन सा भाग सोलर को गर्म करता है, तो औरक्त किरणें जो होती हैं यानी कि इंफ्रारेड जो किरणें होती है वो सोलर को गर्म करती हैं। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर निम्न तापी परीक्षण किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।